देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं आज के हमारे सेगमेंट्स पर। सबसे पहले होगा फिक्र का जिक्र, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फिक्रनामा, इसके बाद आप देखेंगे जानना जरूरी है, कुछ खबरें जो उम्मीद और हौसला बढ़ाती हैं, खबर पॉजिटिव में, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोरोना हॉटस्पॉट, और सबसे आखिर में समसामयिक विषयों पर हास्य व्यंग जो है सो है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र की खबरों पर। पीपीई किट बना दुश्मन, कोरोना वॉरियर्स का घुट रहा है दम, कोरोना के कवच का कहर, मिले अधिकार तो हो गए बेलगाम, लॉकडाउन 4 में राज्यों के बीच फैला हुआ है बिग कंफ्यूजन, 4 का चौका, पिछड़ा कोरोना, कोरोना 1.5 लाख के पार, पर 4 हॉटस्पॉट से आई अच्छी खबर, गर्मी, भूख और मौत का सफर, पलायन कर रहे मजदूरों की दर्दनाक रेल यात्रा, मंजिल से पहले दम तोड़ते श्रमिक, टिड्डी संकट, दिल्ली तक दस्तक, जुलाई में 8,000 करोड़ टिड्डियों के पैदा होने से विकराल होगी ये फिक्र। आज फिक्र में हम आपको बताएंगे जिनके कंधों पर पूरे देश की फिक्र का दारोमदार है वो किस बात से परेशान है। आज जब कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया, उसमें छिपी गुड न्यूज की बात करेंगे, तो साथ में आज पलायन की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपके दिल को दहला देंगी, और यह भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली का हाई कोर्ट का कोविड पेशेंट के बेटे की फरियाद सुनकर दिल पिघला। इस सब के बीच में राज्य सरकारों ने क्या क्या नए कंफ्यूजन खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, आज की सबसे बड़ी फिक्र चीन को लेकर, जिस चीन ने हमें कोरोना दिया, अब वो किस बात पर आंखें टेढ़ी कर रहा है, और कैसे भारत आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। जी हां, चीन देश के सामने एक बड़ी फिक्र बना हुआ है, हम इस खबर पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हमारे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं की, यानी कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस की। इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का सबसे मजबूत कवच है पीपीई किट्स। पीपीई किट के ही दम पर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसे पहन लेने पर कोरोना संक्रमितों के बीच रहकर भी कोई कोरोना संक्रमण से बच सकता है, और इसकी अहमियत आप इससे समझ सकते हैं कि जब कोरोना का संक्रमण भारत में फैला, तब सरकार के सामने पीपीई किट्स की भारी चुनौती थी, लेकिन भारत ने महज 60 दिनों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट्स का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता खुद को बना लिया। 2 महीनों के अंदर यह उद्योग 56 गुना बढ़ गया। 600 से ज्यादा कंपनियां पीपीई किट्स बनाने के लिए अधिकृत हैं, और देश में आज एक दिन में 4.5 लाख पीपीई किट्स बनाए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इंडस्ट्री इन द मेक इन इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब वैश्विक बाजार का एक हिस्सेदार बन सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत का मानव बल और उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि 2025 तक मेक इन इंडिया का उद्योग 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को कुछ गंभीर चिंताएं देखनी होंगी। वो चिंता जो पीपीई किट का इस्तेमाल करने वालों की ओर से आ रही हैं। ये सब तो अच्छी बातें हैं, जहां किट ना के बराबर बनती थी, वहां न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हैं जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतर चुके हैं। ये भी बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन हम अब किस फिक्र की बात लेकर आए हैं, जो भारत की एक पुरानी बीमारी है। क्या है वो पुरानी बीमारी, ये बाद में बताएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको कुछ विचलित कर सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये चंद लोगों की फिक्र नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की फिक्र है, और दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान की फिक्र है। आप देखिए भोपाल के एक अस्पताल की तस्वीर। ये तस्वीर भोपाल के हमीदिया अस्पताल की है। इन तस्वीरों में आप अस्पताल के स्टाफ को बुरी तरह तड़पता हुआ देख रहे हैं, और इनकी तकलीफ कितनी बड़ी है ये अस्पताल की अफरा तफरी से समझा जा सकता है। आराम से एकदम पानी मत पीना। थोड़ा सा लेना, एक लेना मत, रोना मत।
भाई रो मत। ये डॉक्टर्स और स्टाफ चिल्ला रहे हैं और इनकी छटपटाहट की वजह है पीपीई किट। आखिर क्या वजह है कि पीपीई किट में इनको दिक्कत होने लगी? मंजू भाई रो मत। किट उतारो, अब तुम्हारी ठंडी, अब तुम्हें हवा लगने लगेगी, उतारो किट उतार दो। ये उतारो किट, नीचे से उतारो किट। इसका तो हो, खड़े तो हो। बैठो इस पे, बैठो। लेट जाओ। आपको बता दें कि इस वीडियो में आप जितने लोगों को देख रहे हैं ये सारे कोरोना से कम पीपीई किट से ज्यादा परेशान हैं। कोरोना से लड़ाई में किट ही दुश्मन बन गए हैं। पीपीई किट से इनका दम घुटने लगा है। बढ़ती गर्मी के साथ पीपीई किट्स पहनकर काम करना इनके लिए मुसीबत बन गया है। पीपीई किट्स पहनकर इन कोरोना वॉरियर्स को इतनी घुटन हो रही है कि ये बेहोश होकर गिर रहे हैं। पानी पी लो थोड़ा, तुम ठीक हो, पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। ये अभी पानी की कमी हो गई ना, इसलिए हो रही है। थोड़ी देर चादर मिल गया, मुला लेना दीदी, दीदी ग्लास दे दीजिए अंदर से। भारत ने पीपीई किट्स में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन किट में क्या कमियां हैं और क्यों लोग बेहोश हो रहे हैं, इसे समझने के लिए हमने मेरठ और भोपाल में कोरोना वॉरियर्स से बात की। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। अंदर अभी हम पसीने से पूरे तरबतर हो चुके हैं और हम लोगों को घूम घूम के सैम्पलिंग करनी पड़ रही है। ये पूरा जो है ये लगभग एक पॉलीथिन मास्क जैसा ही है, तो अंदर बहुत घुटन होती है। N95 मास्क और सारी चीज़ें जो भी हम लोगों को पहननी पड़ती है, उसके साथ काम करना। इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, इसमें काफ़ी तकलीफ होती है। हम लोगों को भी उल्टी भी काफ़ी आती है, बेहोशी भी कई लोग हो चुके हैं, कई लोग हमारी टीम मेंबर्स बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन अब काम है, करना पड़ेगा ताकि बीमारी को किसी तरह से कंट्रोल कर सकें। उतार नहीं सकते हैं, निजात भी पा नहीं सकते किसी तरह, क्योंकि हमारे मन में ये है कि हमें अभी पब्लिक को अवेयर करना है और जितने केसेस हैं वो ताकि और बढ़े ना, इसीलिए हम किसी तरह बस मैनेज करके डेली यही कर रहे हैं। इसमें ना हमारा दम बहुत घुटता है और हमें बहुत पसीने भी आते हैं, लेकिन क्या करें, पहनना पड़ता है मरीजों के लिए। इसमें हमारा बहुत बचाव होता है। हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छी किट मिलनी चाहिए हमें 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। अपनी बचाव के लिए जरूरी भी है। हमने कोरोना वॉरियर से बात की, पीपीई किट को लेकर उनकी परेशानी समझने की कोशिश की और उनकी जो परेशानी समझ में आई वो ये है। असल में पीपीई किट पहनकर सांस लेने में परेशानी होती है। गर्मी में प्लास्टिक की किट पहनने से हवा भीतर नहीं आती और इससे किट पहनने वाले को लगातार पसीना आता है। इन हालात में कोरोना वॉरियर्स को 9 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। 9 घंटे से पहले किट उतार भी नहीं सकते क्योंकि फिर नई किट चाहिए होगी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वो किट को निकालकर सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि किट पहनने के बाद सीधे डिस्पोज ऑफ करनी होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किट प्रोटेक्शन भी दे और ऐसा भी ना हो कि सांस लेने में तकलीफ हो। भारत जैसे देश में तापमान ज्यादा होता है, लाइट रहे जरूरी नहीं है, एसी नहीं होता, ऊपर से पीपीई किट इतने घटिया क्वालिटी के हैं कि डॉक्टर्स उबल रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह है मुनाफाखोरी। मुनाफा गलत नहीं है, लेकिन जिस कीमत पर कोई सामान खरीदता है वो सामान की गुणवत्ता चाहता है। अब पीपीई किट को लेकर जान जोखिम में डालकर पैसे बनाए जा रहे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती का सामना करने में कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बीमार हो रहे हैं और बेहोश भी हो रहे हैं। इस दिक्कत के पीछे पीपीई किट की क्वालिटी है। पहले ये किट झोले के कपड़े की क्वालिटी की थी जो कि बहुत जल्दी फट जाती थी, और अब जिस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और इस वजह से पहनने वाले का दम घुटने लगता है। इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमने जयपुर में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से बात की। उन्होंने ये बताया। किट पहन के काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे एयर कंडीशनर्स भी काम नहीं करते हैं, एयर कंडीशनर भी अलाउड नहीं होते हैं और सांस में भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये पूरी कंप्लीट किट पहनने के बाद ये हमारा आई शील्ड है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैं पहन के दिखाता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा कवर है आगे का, इसमें मुझे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे फोगिंग होगी और दिखना बंद हो जाएगा, दिखना आधा अधूरा सा ही दिखाई देगा। और बहुत बार हमारे फील्ड के अंदर हमें पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना होता है, वेंटिलेटर पे भी लेना होता है। अगर जब तक विजन अच्छा नहीं हो
तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के किट हो जहाँ पे हमारे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, और तो इसकी बजाय फेस शील्ड को यूज करना ज़्यादा ठीक है। इसको पहनूंगा तो मेरी अपनी आइज का प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा बेटर होगा, पर मुझे वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। जैसे ये पीपी किट है, ये काफ़ी लाइट वेट की है और इसमें आराम से ब्रीदेबिलिटी हो जाती है, इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। तो इस तरह की कोई स्टैंडर्ड बनाए हमारा DRDO या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की स्टैंडर्ड बना दे कि इसी कपड़े की पीपी किट होनी चाहिए, इसका ये पैटर्न होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए। तो अभी आजकल हर कोई भी बना रहा है, जो आपका सामान को ले जाने के लिए कैरी बैग बना रहा है नॉन वोवन फैब्रिक का, वो भी आज की पीपी किट बना रहा है। जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं पीपी किट के बारे में, उन्हें यही नहीं मालूम कोरोना से प्रोटेक्शन कैसे करना है, वो हर कोई पीपी किट बना के बेच रहा है। हो सकता है वो 100-200 रुपए की कॉस्ट का पीपी किट वो 500-600 रुपए के अंदर बेच रहा है या 1000 रुपए में बेच रहा है। तो ये भी चल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त IMA के डॉक्टर नरेंद्र सैनी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये समझना चाहते हैं हम आपसे कि अभी किट में क्वालिटी कंट्रोल का पैरामीटर, उसका मापदंड क्या है? एक समय था जब हमारे पास पीपी किट नहीं थी, और आज आप देखें तो हर कोई पीपी किट बना रहा है। अब पीपी किट के लिए क्वालिटी का एक होना बहुत जरूरी है, इसलिए भी कई वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि क्वालिटी की किट्स नहीं है, इसलिए भी उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए एक DRDA और सितारा ने मिलकर एक बनाया था कि क्वालिटी क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और ये भी कहा था कि उसके बिना उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। जो भी पीपीई किट बनाएगा उसको सितारा और DRDA की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वही लोग उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी मैंने आज की तारीख में किट देख रहा हूँ मार्केट में, हमारे पास भी लोग लेके आते हैं, मैंने किसी में भी सर्टिफिकेट नहीं देखा, ना ही कोई मार्क लगा हुआ देखा, क्योंकि ये भी उसमें रखा गया था कि उसके ऊपर पीपीई किट पर जो वाटर रेजिस्टेंट मार्क होगा, जिसको आप यदि कुछ चेंज भी करना चाहें तो नहीं हो सकता, वो परमानेंट मार्क होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने कोई इस तरीके की किट्स अभी तक मार्केट में नहीं देखी जो लोग लेके आ रहे हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने सुना, इस कोरोना काल में भारत की सबसे बड़ी जो कमजोरी नजर आ रही है वो है क्वालिटी का भरोसा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 8 लैब बनाई हैं जहां से किट को सर्टिफाई होना चाहिए, लेकिन बीमारी वही पुरानी। सर्टिफाई कराने के बाद जब मास प्रोडक्शन होता है वहां पर क्वालिटी गिरा दी जाती है ताकि मुनाफा ज्यादा हो। फिक्र यह है कि पीपीई में आत्मनिर्भर होने की खुशी तभी बरकरार रहेगी जब सरकार इस क्वालिटी की बीमारी को जड़ से मिटाए। नहीं तो रैपिड टेस्ट खारिज होने से चीन को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, वैसी ही शर्मिंदगी हमारे हिस्से में भी आ सकती है। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन क्वालिटी खराब होने की ये बीमारी पता नहीं कब जाएगी। कोरोना से ही जुड़ी अब एक और खबर, लेकिन कुछ राहत की। भारत में पिछले 1 महीने में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। इसकी वजह यह थी कि देश के 5 बड़े राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान में संक्रमण बेकाबू हो गया था। देश का 70% संक्रमित इन्हीं राज्यों की वजह से है। लेकिन अब इन्हीं राज्यों में से एक अच्छी खबर है, इन राज्यों में रिकवरी के मुकाबले संक्रमण की दर घट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की त्रासदी अगर कोई राज्य झेल रहे हैं तो वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन राज्यों में रिकवरी भी अच्छी है। पहले बात महाराष्ट्र की, तो ये ग्रे रंग का बार एक्टिव केस का है, लाल रंग मौत की संख्या दिखा रहा है और नीला रंग रिकवरी की संख्या है। इस ग्राफ को देखें तो महाराष्ट्र में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा है, उसी तेजी से रिकवरी का बार भी ऊंचा उठता दिख रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो मुमकिन है नीले रंग का बार और बढ़ेगा, जिससे ग्रे रंग यानी एक्टिव केस कम होंगे और संक्रमण के खत्म होने की तरफ महाराष्ट्र बढ़ेगा। अभी ग्रे रंग की बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक्टिव केस 36,000 से ज्यादा हैं और रिकवरी करीब 17,000 हुई है। लाल रंग संक्रमितों की मौत दिखा रहा है जो इस वक्त 1,700 के करीब है। अब स्थिति तमिलनाडु की देखिए। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर ज्यादा संक्रमितों वाला राज्य है। तमिलनाडु के ग्राफ में आपको सिर्फ 2 रंग नजर आ रहे होंगे, नीला और ग्रे। लाल रंग इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि संक्रमित और एक्टिव केस के मुकाबले मौत की दर बहुत ही कम है। इस ग्राफ से समझिए कि तमिलनाडु में एक्टिव केस और रिकवरी इस वक्त तकरीबन एक जैसी दिख रही है। अब आने वाले समय में अगर नीला रंग बढ़ेगा तो संक्रमण तमिलनाडु में खत्म हो सकता है। अब गुजरात की स्थिति देखिए।
यहाँ हालांकि मौत की दर पूरे देश की तुलना में ज्यादा है, लेकिन रिकवरी दर भी ज्यादा है। गुजरात के ग्राफ में ग्रे, नीला और लाल रंग स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ जितने एक्टिव केस हैं तकरीबन उतने ही रिकवरी के केस भी हैं, और लाल रंग इसलिए गहरा है क्योंकि यहाँ मौत भी ज्यादा हुई है। अब जैसे जैसे गुजरात के ग्राफ में नीला रंग बढ़ेगा, वैसे वैसे मौत और एक्टिव केस कम हो सकते हैं, यानी गुजरात संक्रमण से मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। अब दिल्ली के हालात को समझिए, क्योंकि ये ग्राफ राहत देने वाला है। दिल्ली के ग्राफ में ग्रे रंग के बार के ऊपर हल्की सी लाल रंग की रेखा दिख रही है और नीले रंग की बार भी बड़ी है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में जिस तेजी से एक्टिव केस आए हैं, उतनी ही तेजी से रिकवरी हुई है, जो नीले रंग की बार दिखा रही है। वही मौत की दर कम है, इसलिए लाल रंग की पतली सी रेखा है। ग्रे और नीले रंग तकरीबन बराबर की स्थिति में है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में अगर नीला रंग बढ़ेगा और ग्रे रंग कम होता जाएगा तो दिल्ली भी संक्रमण मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगी। अब बात राजस्थान की, जो संक्रमण काल के शुरुआत में सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। राजस्थान का ग्राफ देखिए, इस ग्राफ के बार में नीला रंग ज्यादा है, ग्रे रंग उससे कम। इसका सीधा मतलब यह है कि इस वक्त राजस्थान में रिकवरी संक्रमण से ज्यादा है, और अगर यही गति आगे भी बनी रही तो राजस्थान के ग्राफ से ग्रे और लाल रंग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है राजस्थान कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि देश के 70% केस इन्हीं राज्यों से हैं, और अगर इन्हीं राज्यों में संक्रमण की दर घटती है तो फिर पूरे देश में संक्रमण की दर घट सकती है, यानी देश कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है। कोरोना के संक्रमण काल में अच्छी खबर यह है कि देश में जिस तेजी से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, तकरीबन उतनी ही तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। यानी भारत में 1,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन इनमें से 64,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि मौतें हुई हैं 4,300 से ज्यादा लोगों की। कोरोना क्या किसी भी तरह एक भी मौत होना दुखद है, संकट की तरफ इशारा करता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति फिर भी मजबूत नजर आती है। पहले पूरे देश के एक्टिव केस और रिकवरी रेट को समझते हैं। एक्टिव केस के इस ग्राफ को देखिए, इसमें नीला रंग रिकवर हुए केसेस का है, ग्रे रंग एक्टिव केसेस का और लाल रंग कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का। इस बार में आपको आखिर में नीला और ग्रे रंग तकरीबन बराबर बराबर नजर आ रहा है, और यह संकेत है कि अब जल्द ही देश से कोरोना का संकट खत्म हो सकता है। जैसे ग्रे रंग कम से ज्यादा की तरफ बढ़ा है, वैसे ही नीला रंग अब बढ़ सकता है और ग्रे रंग कम हो सकता है। यानी देश में 4 अप्रैल से रिकवरी दर बढ़नी शुरू हुई, और बढ़ते क्रम में एक दिन में जितने नए केस आए, तकरीबन उसकी आधी या उससे ज्यादा रिकवरी रेट हो गई। मौजूदा वक्त में रिकवरी की दर 42.26% है। यानी देश के नजरिए से कोरोना महामारी के बीच संक्रमितों के आंकड़े तो बढ़े हैं, लेकिन उसी क्रम में रिकवरी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो खुशी की बात है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि अब संक्रमण का खतरा उन राज्यों की तरफ भी बढ़ रहा है जहां कोरोना संक्रमण कम था। 5 हॉटस्पॉट राज्य में एक्टिव केस के घटने से पूरे भारत में संक्रमण के केस पर इसका असर दिखेगा, लेकिन देश के 70% केस वाले इन राज्यों से संक्रमण कैसे घट रहा है, इसका कारण क्या है? दरअसल इन राज्यों से एक्टिव केस का घटता हुआ क्रम अच्छी खबर तो है, लेकिन एक बड़ी फिक्र उन दूसरे राज्यों के लिए है जहां पहले कम केसेस थे और अब बढ़ने लगे हैं। हॉटस्पॉट राज्यों से प्रवासियों का पलायन संक्रमण घटने का बड़ा कारण है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि यह संक्रमण अब पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है, जिसका कारण है प्रवासियों का उन राज्यों में पहुंचना। फिक्र में अब पूर्वी राज्यों का हाल देखिए। 5 हॉटस्पॉट राज्यों में कोरोना संक्रमण स्लो डाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों की स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। इसका कारण इन्हीं हॉटस्पॉट राज्यों से लौटे मजदूर हैं। ज्यादातर मजदूर इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान से लौटे हैं, और इसके बाद इन राज्यों ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन उस दर में रिकवरी नहीं हुई। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखिए, कितनी तेजी से यहां पर यह ग्राफ बढ़ा है। 23 मई को पश्चिम बंगाल में 1900 से ज्यादा एक्टिव केस थे, लेकिन 26 मई तक संक्रमित 4000 से ज्यादा हो गए और एक्टिव केस 2200 से ज्यादा दर्ज किए गए। अब बात करते हैं बिहार की।
जहां महाराष्ट्र समेत अलग अलग राज्यों से लाखों मजदूर कोरोना संक्रमण काल में वापस पहुंचे हैं। 25 मई को बिहार में एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा मजदूर लौटे। इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में हर दिन कोरोना के केस बढ़ने लगे। बिहार में पिछले कुछ दिनों में बेतहाशा एक्टिव केस बढ़े हैं। 23 मई को बिहार में 1700 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए, लेकिन 26 मई तक बिहार में एक्टिव केस 2100 से ज्यादा हो गए। इस मुकाबले में रिकवरी सिर्फ 800 है। बात पूर्वी राज्य असम की करते हैं। असम में हालांकि अभी केस कम है, लेकिन संक्रमण की दर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा हो गई, लेकिन रिकवरी की दर यहां उतनी नहीं है। असम में 22 मई तक स्थिति फिर भी नियंत्रण दिखी, लेकिन 23 मई से हालात बेकाबू हो गए। हर दिन 100 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या जुड़ी है। इसके मुकाबले रिकवरी 5 से ज्यादा किसी भी दिन नहीं देखी गई। 23 मई को असम में 287 एक्टिव केस दर्ज हुए थे, लेकिन 26 मई को 700 से ज्यादा संक्रमित केस मिल चुके हैं। इनमें 600 से ज्यादा केस अब एक्टिव हैं। ठीक ऐसी स्थिति झारखंड की भी है, जहां संक्रमितों की संख्या आंकड़ों में कम है, लेकिन ये संख्या कम इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मजदूर क्वारंटीन नहीं हुए और सीधे गांव पहुंच गए। अब जैसे जैसे प्रवासियों में लक्षण दिख रहे हैं, वैसे वैसे टेस्ट के साथ आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और फिक्र की बात तो ये है कि रिकवरी की दर यहां बेहद कम है। ये अच्छी खबर है कि देश के 5 हॉटस्पॉट से राहत की खबर आई है, लेकिन ये राहत बहुत मामूली है। कोरोना अपने पैर पसार रहा है, गांव की तरफ भी जा रहा है। अब हम गांव की ही तरफ चलते हैं। पलायन का ये रूट इतना लंबा हो चुका है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मौत हो रही है। भारतीय रेलवे ने जब श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू की तो उम्मीद थी कि अब उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? कई ट्रेनों के रास्ता भटकने और देर से पहुंचने की खबर अब पुरानी हो चुकी है। नई खबर इस रिपोर्ट में देखिए और फिर तय कीजिए कि आखिर गलती कहां हो रही है। मृत मां को जगाने की कोशिश करता मासूम, कभी चादर हिलाकर, कभी आवाज लगाकर। मासूम को यह भी नहीं पता कि उसकी मां अब वहां जा चुकी है जहां से लौटकर कोई नहीं आता है। मां को काफी देर तक ये मासूम इसी अंदाज में जगाता रहा। बाद में निराश होकर दूसरी तरफ चला गया, इस उम्मीद में कि मां थोड़ी देर बाद गहरी नींद से जग जाएगी। यह दर्दनाक वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन का है। जो महिला प्लेटफॉर्म पर मरी पड़ी है उसका नाम अलवीना खातून है और वो गुजरात से अपने घर कटिहार जा रही थी। किसी तरह वो अपने बच्चे के साथ मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई, लेकिन यहां उसके सफर पर आखिरी विराम लग गया। आ रही थी, हस्बैंड उसका साथ था, उसकी साली थी, वो पहले से भी बीमार थी, 1 साल से उसका इलाज चल रहा था। थोड़ा उसका कहना है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। पुलिस मृत महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर मामले को रफा दफा करने में जुटी है। दूसरी तरफ भूखे प्यासे श्रमिक ट्रेन में दम तोड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ही एक 2.5 साल के मासूम की भी मौत हुई है। जैसे आया था वहाँ पे, तक बोला लोग कि दानापुर जाओ। दानापुर आए थे तो वहाँ से बोले कि मुजफ्फरपुर जाओ। मुजफ्फरपुर आए थे तो बाहर निकल के पूछे तो कह रहे हैं कि जाओ सामान वामान लेकर आओ, ट्रेन में बस मिल जाएगा। उसको बाद फिर कह रहे नहीं बस नहीं आएगा, जाओ 3 नंबर पे अभी ट्रेन आ रहा है। फिर ट्रेन पे गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं चलो बस आ रहा है। ऐसे करते धरते इसे में बच्चे। मोहम्मद पिंटू अपने बच्चे की मौत के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेशन पर मृत महिला को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता चुकी मुजफ्फरपुर पुलिस बच्चे की मौत के मामले में सुनिए क्या दलील दे रही है। अब पहले से बीमार था बच्चा। पुलिस के इस बयान में आंशिक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि बच्चे की मां 20 तारीख से भूखी थी। ये बात कबूलने का साहस ना तो रेल प्रशासन को है, ना ही मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन को। बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला, उसको बाद कह रहे हैं कि अभी आओ ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा। उसको बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। एक और प्रवासी श्रमिक का आखिरी सफर सासाराम स्टेशन पर समाप्त हुआ। ये महिला श्रमिक सूरत से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन सासाराम पहुंचते पहुंचते इसने दम तोड़ दिया। वाराणसी में भी 2 प्रवासी श्रमिकों की भूख प्यास से ट्रेन में मौत हो गई।
मुख्य रूप से तो अभी पता नहीं चला है। ये पता चला है कि जो है S15 में जो बोगी में आदमी की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के साथ है, और जो SLR में मृत्यु हुई है उनके साथ कोई है नहीं, वो सब लावारिस है। देश के दूसरे हिस्सों से भी प्रवासी श्रमिकों की रेल यात्रा के दौरान मौत की खबर आ रही है। एक 8 माह के बच्चे की मौत कानपुर स्टेशन पर हुई है, जबकि महाराष्ट्र से लौट रहे अनवर की मौत बरौनी स्टेशन पर हुई है। भारतीय रेलवे ने जब श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू की तो उम्मीद थी कि अब उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? कई ट्रेनों के रास्ता भटकने और देर से पहुंचने की खबर पुरानी हो चुकी है। नई खबर इस रिपोर्ट में देखिए और फिर तय कीजिए कि गलती कहां है। इस वक्त घर की तरफ पलायन कर रहे मजदूर परेशान हैं और यह मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि NHRC ने एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी दिया है। भूख से हो रही मजदूरों की मौत पर सवाल पूछा है, लेकिन इनके सामने सिर्फ भूख नहीं बल्कि धूप भी है, और यह धूप कहर ढा रही है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों चौड़ा हो रहा है चीन और कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है भारत।
आप देख रहे हैं फिक्र आपकी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA यानी चीन की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। हालांकि जिनपिंग ने अपनी सेना को यह नहीं बताया कि युद्ध करना किससे है, लेकिन चीन का यह संकेत किसके लिए है, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि चीन इस वक्त जिन दो देशों को उकसा रहा है वो हैं ताइवान और भारत। इन दो देशों के नाम से समझा जा सकता है कि चीन का इशारा किस तरफ है, लेकिन चीन भी जानता है कि इस वक्त भारत उससे आंख मिलाकर बात कर रहा है और आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। इस फिक्र के वक्त में भी भारत ये समझ रहा है कि ये मौका चीन से आगे निकलने की कोशिश करने का है, चीन का डर खत्म करने का है। चीन को भारत आमने सामने क्यों घूर रहा है, इसकी आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि चीन किस तरह भारत को डराने की कोशिश में है। एक तो लद्दाख में चीन घुसपैठ कर रहा है, भारतीय क्षेत्र में उसने अपने सैनिक भेजे हैं। दूसरे, LAC पर भारत ने जितने भी निर्माण किए हैं चीन उसका विरोध कर रहा है। तीसरा ये कि चीन पिथौरागढ़ के लिपुलेख कालापानी इलाके पर नेपाल को उकसा रहा है और चीन के उकसावे में नेपाल की सरकार की ओर से भारत विरोधी बयान भी आने लगे हैं। इस सारे विवाद में आपको यह भी समझना जरूरी है कि चीन इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक तेवर और तनाव बढ़ाने वाली हरकतों के पीछे भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आक्रामक हो जाना है। इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। आपके सामने जो ये नक्शा है वो चीन की चिढ़ का असली कारण है। पिछले साल भारत ने 255 किलोमीटर लंबा दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DBO यानी DSDBO रोड को पूरा किया था। आपको नक्शे में जो भारत की सड़क दिखाई दे रही है उसने लद्दाख समेत कई इलाकों में भारतीय सेना को भेजने से लेकर रसद पहुंचाने तक का काम आसान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले डरबुक से DBO यानी दौलत बेग ओल्डी जाने में करीब 5-6 दिन लगते थे, लेकिन इस रोड के आ जाने से यह रास्ता कुछ घंटों का रह गया है। इस रोड को हाईवे की तरह बनाया गया है, जिसे आने वाले वक्त में और छोटी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। इस रोड को पूरा होने में करीब 19 साल लगे हैं और चीन को सीमा पर साफ दिख रहा है कि भारत बहुत पहले वाली स्थिति में नहीं रह गया। अब कैसे हालात बदल गए हैं उसे इन तथ्यों से समझिए। भारतीय एयरफोर्स ने 2013 में अपना एक विमान दौलत बेग ओल्डी में उतारा था और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ऐसा करीब 45 साल में मुमकिन हो पाया था। लेकिन सड़क बन जाने के बाद दौलत बेग ओल्डी ऑल वेदर रोड से जुड़ गया है, यानी सड़क के साथ साथ भारत इस इलाके से हवाई मार्ग से भी कनेक्ट हो गया है। अब आप दौलत बेग ओल्डी के पोस्ट की अहमियत को एक मैप से समझिए। इस मैप में आपको दौलत बेग ओल्डी नजर आ रहा है और यहां अक्साई चिन सिर्फ 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा सियाचिन यहां से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर रह गया है, यानी DBO पर पकड़ मजबूत होने का मतलब है LAC और LOC दोनों पर चीन और पाकिस्तान पर नजर रखना और कम समय में कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना भी आसान होगा। भारत चीन बॉर्डर पर शुरू से ही सबसे बड़ा मसला कनेक्टिविटी का रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम, ये दोनों यहां की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने की भारत की कोशिशें चीन को चुभ रही हैं। अब तक हमेशा भारत चीन बॉर्डर पर चीन की तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रहा है और वहां पर चीन की बेहतर रोड कनेक्टिविटी के सामने भारत की कनेक्टिविटी तुलनात्मक रूप से कमजोर रही है। हालांकि अब भी भारत बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी पर भारत काफी हद तक तेजी से काम कर पाया है। भारत चीन बॉर्डर पर 73 सड़कें बनाने का काम जारी है। इनमें 12 रोड्स पर CPWD काम कर रही है और 61 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO अभी तक 2400 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुकी है और बाकी बचा 70 किलोमीटर का काम 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। चीन को लेकर भारत और भी मोर्चों पर काम कर रहा है, जिनमें कुछ सुरंगें यानी टनल भी हैं। पहली सेला टनल जो तवांग के पास है और 1962 में चीन ने यहीं पर तीखा हमला बोला था। यहां पर 36 महीने में यह सुरंग बन जाएगी और तेजपुर से तवांग का ट्रैवल टाइम करीब 1 घंटे कम हो जाएगा। दूसरी है रोहतांग टनल। पिछले साल ये टनल बन गई। ये 10,000 फीट की हाइट पर है और करीब 9 किलोमीटर की है। इतनी हाइट पर यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। तीसरी है मनाली।
लेह एक्सप्रेस में 3 टनल बनाने की योजना है और ये तीनों टनल मिलकर 33 किलोमीटर की होंगी। ये टनल बारालाचाला, लाचुंगला और तांगला ला में 15,000 फीट की हाइट में बनेंगी। चीन को जवाब देने के लिए आज से भारत के कमांडर्स की मीटिंग शुरू हुई है। ये मीटिंग 2 दिन तक चलेगी और चीन जो 4 दिन से अकड़ दिखा रहा था, उसी चीन का दूत दोस्ती की बातों पर उतर आया। जाहिर है चीन से भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन जुलाई में टिड्डियों की जो फौज आएगी वो डराने वाली है। कोरोना काल में इस वक्त देश में एक और मुसीबत आन पड़ी है। एक और तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ टिड्डियों के झुंड गांव और शहरों पर धावा बोल रहे हैं। मुश्किल वक्त में देश पर यह दोहरी मार है और ये हालात जुलाई में और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जुलाई में कोरोना के केस चरम पर होने की आशंका जताई जा रही है तो दूसरी तरफ टिड्डियों का हमला और प्रचंड होना तय माना जा रहा है। जुलाई में 8,000 करोड़ टिड्डियों के भारत पर हमले की चेतावनी जारी की गई है। मतलब ये कि जिस वक्त कोरोना देश में और ज्यादा तेजी से फैल रहा होगा, उस वक्त टिड्डियों की नई और बहुत बड़ी फौज भी मुसीबत बढ़ाने के लिए पहुंच चुकी होगी। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मध्य जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होगी और इसकी जगह होगी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के राजस्थान वाला हिस्सा, जहां करीब 8,000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी। जी आपने ठीक सुना, 8,000 करोड़ टिड्डियां, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। ऐसा क्यों, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल 4 करोड़ टिड्डियों वाला एक झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाने को चट कर जाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो 8,000 करोड़ टिड्डियां एक दिन में फसलों को उतना नुकसान पहुंचा सकती हैं जितने में 7 करोड़ लोगों का पेट भर जाए। टिड्डियों का झुंड खेत, बाग, बगीचे कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ चट कर जाता है और यही वजह है कि कोरोना काल में पहले से ही परेशान किसानों की टेंशन और बढ़ गई है। टिड्डियों को भगाने के लिए किसान आग और धुएं का सहारा भी ले रहे हैं और प्रशासन की ओर से ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए कीटनाशक का छिड़काव करके भी इन्हें मारा जा रहा है। लेकिन टिड्डियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है इन टिड्डी दलों में आया बदलाव। आमतौर पर टिड्डियों का दल जुलाई से अक्टूबर में नजर आता था, लेकिन इस बार 11 अप्रैल से ही दिखने लगा। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों तक ही यह सीमित रहता था, लेकिन इस बार शहरी इलाकों में भी धावा बोल रहा है। राजस्थान के जयपुर और यूपी के झांसी से आई तस्वीरों में टिड्डियों का शहरों में आतंक दिखाई दे रहा है। किस तरह यहां जमीन से लेकर कई फीट ऊंचे मकानों की छतों तक टिड्डियों ने अपना डेरा जमा लिया है। शहर की गलियों और सड़कों में टिड्डी के झुंड मंडराते नजर आ रहे हैं। गांव वालों की तरह शहर के लोग भी थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते नजर आ रहे हैं। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकने वाली इन टिड्डियों के लिए इस वक्त आंधी और तेज हवाएं बहुत मददगार साबित हो रही हैं, जिनकी बदौलत अब इनके देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने का खतरा भी मंडराने लगा है। टिड्डियां शहरों की ओर रुख क्यों कर रही हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है खाना, क्योंकि जब ये जुलाई अक्टूबर में आती थीं तो इन्हें गांव के खेतों में खाने लायक हरियाली मिल जाती थी, लेकिन इस बार ये बहुत पहले ही आ गई, इसलिए रेगिस्तानी गांव में इन्हें हरियाली मिली नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फसल तो कट चुकी है। सिर्फ सब्जियां और जानवरों का चारा मिला, वो उन्होंने चट कर लिया। इसलिए खाने के लिए टिड्डियों ने अब शहरों का रुख कर लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वो टिड्डियां हैं जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में गुजरात और राजस्थान के खेतों में हमला बोला था। इसके बाद उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में ही डेरा जमा लिया, बेहिसाब ब्रीडिंग की और अप्रैल में झुंड बनाकर धावा बोला। और अब राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के उसी रेगिस्तानी इलाके में मध्य जून तक 8,000 करोड़ टिड्डियों के पैदा होने की चेतावनी जारी की गई है। चीन और दुनिया के दूसरे देशों से भारत में अकेले कोरोना वायरस ही नहीं आया। जो लोग विदेशों से भारत वापस आए, उनके साथ सांस से जुड़े 8 और वायरस आए हैं। इनमें शामिल हैं इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, मानव कोरोना वायरस, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस, HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस।
केरल और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 22 जनवरी से 29 फरवरी के बीच देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान लिए गए 362 सैंपल पर रिसर्च की, जिसमें 84 लोग संक्रमित निकले। मतलब करीब 23% लोगों में कोरोना और सांस से जुड़े 8 दूसरे वायरस पाए गए। विदेश से आए 25 लोगों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस मिला है, जिसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो नाक, गले, फेफड़ों पर हमला बोलता है। अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो यह घातक साबित हो सकता है। 7 लोगों में इन्फ्लुएंजा बी वायरस पाया गया, जो खतरनाक तो होता ही है, लेकिन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के मुकाबले कुछ कम। इसके अलावा 21 लोगों में HCOV यानी ह्यूमन कोरोना वायरस पाया गया। हालांकि ये अभी फैले हुए SARS-CoV-2 वायरस से अलग है, लेकिन जानलेवा साबित हो सकता है। विदेश से भारत आए 15 लोगों में राइनो वायरस मिला है। इसके लक्षण फ्लू जैसे ही मिलते जुलते होते हैं। जिस तरह कोविड-19 का असर कुछ दिन बाद दिखता है, उसी तरह इसका असर भी 5 दिन बाद नजर आता है। 4 लोगों में एडिनो वायरस मिला। इस वायरस के लक्षण भी सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह हैं। 10 लोगों में जांच के बाद पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। इसके लक्षण भी फ्लू जैसे होते हैं। लापरवाही बरतने पर घातक साबित हो सकता है। विदेश से आए जिन 362 लोगों की जांच की गई थी, उनमें से 6 में RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस पाया गया, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आमतौर पर इसका ज्यादातर शिकार बच्चे होते हैं। और विदेश से आया 8वां वायरस है HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। यह सिर्फ 2 लोगों में पाया गया है। कमजोर इम्यून सिस्टम वालों के लिए यह गंभीर साबित हो सकता है। और इन टिड्डों का इंतजार बारिश का है, जब टिड्डियों की नई फौज पैदा होगी, और देश को भी इंतजार है बारिश का, जब यह गर्मी खत्म होगी। लेकिन बताते हैं फिक्रनामा, खबर लू के थपेड़ों की, जिससे पूरा देश जूझ रहा है। कल तो गर्मी के मामले में राजस्थान के चुरू ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। चुरू में कल जितनी गर्मी थी, उतनी गर्मी दुनिया के किसी कोने में नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली ने भी गर्मी के मामले में अपना पिछले 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान का चुरू जिला मंगलवार को दुनिया का सबसे गर्म स्थान था। अधिकतम तापमान पूरे 50 डिग्री सेल्सियस। देश के दूसरे हिस्से भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, खासकर उत्तर भारत के। मंगलवार को हरियाणा के हिसार और उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले साल 2010 में पालम में इतनी गर्मी रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। मंगलवार को दिल्ली का औसत तापमान 46 डिग्री सेल्सियस था। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम आदमी के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। चिकित्सकों की माने तो ये गर्मी और लू कोरोना के कहर से जूझ रहे आम आदमी की और मुसीबत बढ़ा सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या व्यक्ति की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, सर में दर्द है, या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, और या साथ में अगर मांसपेशियों में ऐंठन भी महसूस हो रही है, जिसे हम हीट क्रैम्प्स बोलते हैं, तो ऐसे में ये हीट स्ट्रोक की तरफ बढ़ते हुए लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे में व्यक्ति को तुरंत छांव में बैठना चाहिए। कहीं हवा में या कूलर वगैरह चल रहा हो तो ऐसे में वो व्यक्ति को बैठना चाहिए। गर्मी के दिनों में बुखार और शरीर में पानी कमी आम समस्या है। डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक आप कुछ मामूली सावधानियां बरतकर इससे बच सकते हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन एंड हीट क्रैम्प्स, ये 3 प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। हीट क्रैम्प में हमारे को थोड़ा पसीना आएगा, नमक का लॉस होगा, और उस कारण से हमारे को क्रैम्प्स आएंगे। हीट एग्जॉशन में हमारे को बुखार आएगा, और बुखार के साथ में हमारे लेकिन पसीना साथ में आएगा। इस सिचुएशन में इमीडिएटली हम खूब सारा नींबू और चीनी, नमक वाला पानी दे देंगे तो आदमी का डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए और पसीना आना बंद हो जाए, इसे हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो याद रखिए, जब तक पसीना आ रहा है और बुखार आ रहा है, तब तक चिंता की बात नहीं है, खतरे की बात नहीं है। लेकिन बुखार के साथ में पसीना आना बंद हो जाए तो यह चिंता की बात है। लू के खतरे को किसी भी तरह से नजरअंदाज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुधवार को भी ज्यादातर उत्तर भारत गर्मी की चपेट में रहा।
मंगलवार को जिस चूरू ने 50 डिग्री सेल्सियस के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया, उस चूरू में आज 49.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात एक ऐसे मास्क की जिसे पहनने के लिए कोई भी खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। दरअसल मास्क को लेकर ज्यादातर लोगों की शिकायत यह है कि इससे उनका चेहरा लगभग ढक जाता है। लोगों की इसी शिकायत को दूर करने का काम कर रहा है चेन्नई का एक स्टूडियो। पहले नॉर्मल चेहरा देखिए, फिर ये दूसरा चेहरा देखिए। कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं, दोनों ही चेहरे एक जैसे। अब गौर से देखिए, दूसरे वाले चेहरे पर मास्क भी चढ़ा हुआ है। मास्क होने के बावजूद चेहरा नॉर्मल चेहरा जैसा। यही खूबी है इस मास्क की। चेन्नई के STM स्टूडियो की नई सोच है ये। यहां पर पहले चेहरे के उस हिस्से को कैमरे में कैद कर लिया जाता है जो हिस्सा मास्क के पीछे रहने वाला है। फिर चेहरे के उसी हिस्से को मास्क पर प्रिंट कर दिया जाता है और नतीजा यह होता है कि जब शख्स वो प्रिंट वाला मास्क चेहरे पर लगाता है तो वो फिर उसके नॉर्मल चेहरे जैसा ही दिखता है। फेस प्रिंट वाले इस मास्क ने मार्केट में धूम मचा रखी है। यंग जनरेशन के साथ बूढ़े बुजुर्ग भी इसे तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में STM स्टूडियो पहुंच रहे हैं। ये उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस तरह का मास्क आपके हाथों में भी होगा और तब आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मास्क चेहरे की खूबसूरती को खराब कर देता है। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी हैं। मुंबई के साइन अस्पताल में 1 महीने की बच्ची ने कोरोना को हरा दिया है। जन्म के कुछ दिन बाद ही बच्चा संक्रमित हो गया था। डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों ने ताली बजाकर इस बच्चे को डिस्चार्ज किया। बच्चे के माता पिता ने भी बच्चे को इलाज और देखभाल करने वाले अस्पताल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। जिस तरह मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है, तब मुंबई से आई ये तस्वीर कोरोना काल में उम्मीद जगाने और हौसला बढ़ाने वाली है। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए इन दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में राजीव सुयाल नाम के जनाब भगवान हनुमान का वेश धारण कर सड़कों पर घूम रहे हैं। हाथ में गदा और मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। आपस में दूरी। राजीव रामलीला में भी हनुमान का किरदार निभाते हैं। लोगों को सिर्फ कोरोना से बचने का ज्ञान नहीं बांटते बल्कि लोगों को मास्क भी बांटते हैं। हर चौराहे पर जाकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने की अपील करते हैं। थानों में जाकर पुलिस वालों को भी कोरोना काल में बरती जाने वाली सावधानियां समझाते हैं। कश्मीर में आज पुलिस वालों का एक नया रूप देखने को मिला। श्रीनगर के LD अस्पताल के बाहर हाथों में फूल लेकर पुलिस के अफसर और जवान नजर आए। अस्पताल के गेट पर डॉक्टर अस्पताल स्टाफ को फूल दिए, सलाम किया और कोरोना से लड़ाई में हेल्थ वर्कर्स के योगदान को सराहा। शायद ही LD अस्पताल कोई डॉक्टर बचा हो जिससे पुलिस वालों ने फूल देकर शुक्रिया न बोला हो। हाल ही में पुलिस पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को परेशान करने का आरोप लगा था, जिसके बाद आज पुलिस वालों ने फूल देकर बताया कि उनका हर जवान और अफसर मेडिकल वर्कर्स के दिल से इज्जत करता है। इंडियन एयरफोर्स को स्वदेशी तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट की दूसरी स्क्वाड्रन मिल गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के पास सुलूर में 18 स्क्वाड्रन में नए तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल किया। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर भी सुलूर में ही है, जिसमें इस समय 16 तेजस शामिल हो चुके हैं और ये पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। और अब फिक्र आपकी में समसामयिक विषय पर हास्य व्यंग का नजरिया, जो मैंने आपके लिए खास तौर पर आज दिन में रिकॉर्ड किया। शानदार विज्ञापनों का जादू वो रहा है कि गंजों को भी कंघी बेच गए। विज्ञापन ने 80 के दशक में दाल भात वाले इस देश को नूडल्स खाने की ऐसी आदत डाली कि वो घर घर में घुस गई। और फिर बात वहां तक पहुंची कि किसी से पूछो और क्या चल रहा है, तो वो पलटकर एक डियो ब्रांड का नाम लेने लगा। विज्ञापन की दुनिया के ऐसे कमाल के लोगों के सामने फिर से चैलेंज है। डियो, जिसके प्रचार में दिखाया गया कि इसको लगाने के बाद हसीनाएं डियोशुदा नौजवान से छत्ते पर मधुमक्खी की तरह चिपट जाएंगी, उसकी छाप अब कोरोना के पर्सनल डिस्टेंसिंग वाले दौर में कैसे बदली जाए। वो कार जिसकी छवि विज्ञापनों के जरिए पूरे मोहल्ले को बिठा सकने की जगह वाली बनाई गई, उसकी रीपोजिशनिंग कोरोना सेफ कार के तौर पर कैसे करें। अगर आपको विदेश का वीजा हम नहीं दे सकते तो कोई नहीं दे सकता। ये कहने वाली कंपनियां सोच रही हैं कि अब क्या कहें प्रचार में कि लोग विदेश जाने को तैयार हों। टूरिज्म के लिए
कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में जैसी कमाल लाइनें लिखने वाले लोग सोच रहे हैं कोरोना के दौर में अब क्या कहने से काम बनेगा। पिज्जा और कोला से भारतीय परिवार खुशियां मनाता है बताने वाले ऐड को लॉकडाउन में जलेबी समोसा बनाते लोगों को देखकर पता चला कि लोगों की पसंद अब भी बदली नहीं है। दूरियां अच्छी हैं वाले दौर में नजदीकियां बेचने वाले बेचैन हैं। बाकी तो जो है सो है। आज के फिक्र आपकी शो में बस इतना ही। आगे देखिए टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।